गुड मॉर्निंग। तो हाँ जी बच्चे, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले ही वीडियो का जो अपने +1 का टॉपिक लिविंग वर्ल्ड चैप्टर शुरू हुआ हमारा, तो उसमें पिछली वीडियो के अंदर तो आपने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 वीडियो है, और दिस वन इज पार्ट 2। मैंने इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस चैप्टर के, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये अब आज वाली वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स जो हैं, जैसे शेप एंड साइज, हीलिंग एंड रिपेयर, जेनेटिक मटेरियल, अडेप्टेशन, एवोल्यूशन, एजिंग एंड डेथ, इन सबको कवर करना है। तो अब इसमें जो है शेप एंड साइज सबसे पहले टॉपिक आ जाता है। तो शेप एंड साइज जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, उसके अंदर जो शेप एंड साइज है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेट होता है, ठीक है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उसके अंदर नेचुरल है, एमॉर्फस आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में मॉर्फस और अमॉर्फस, इन दोनों टर्म्स के अंदर अगर हम डिफरेंस करें तो क्या डिफरेंस है कि अब जैसे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, आप लोग अपने आसपास ह्यूमन बींग्स देखते हो, आप अपने आसपास डॉग्स देखते हो, कैट्स देखते हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के अंदर ह्यूमन बींग सारे ह्यूमन बींग जैसे हैं, डॉग सारे डॉग जैसे हैं, कैट सारे कैट जैसी हैं। तो सबका एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई डॉग है तो एक डॉग का साइज बहुत छोटा है और एक साइज बहुत सेम वैरायटी का इतना बड़ा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबका एक हाइट वगैरह सब कुछ सेम चलती रहती है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम लोग यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दे आर मॉर्फस बाय नेचर। अमॉर्फस जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी अमॉर्फस हैं। अब वो कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि बात करते हैं हम किसी एक बिल्डिंग की, है ना। बिल्डिंग है तो अगर आपको आर्किटेक्चर है, उसको बिल्डिंग बनानी है, तो टर्म तो एक हो गई बिल्डिंग, है ना। बस उस बिल्डिंग की शेप तो वो आर्किटेक्चर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, जैसे मर्जी उसके अंदर डिजाइनिंग करे या कुछ भी है, उसका इंटीरियर कुछ भी वो चेंज करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। तो इसलिए उसमें कोई आप ऐसा जैसा नहीं कर सकते कि हाँ भी डेफिनेट शेप साइज हो गया, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो चेंज होता जाएगा। तो इसलिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज दे आर मॉर्फस बाय नेचर, ठीक है। फिर उसके बाद हीलिंग एंड रिपेयर वाला टॉपिक है। हीलिंग एंड रिपेयर में बेटा क्या होता है कि जो हीलिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर कोई चोट लग गई है ना, चोट लगने के बाद वो अपने आप ही वो चोट ठीक हो जाती है, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो या हमारी बॉडी के टिश्यूज जो हैं उस चोट को, उस वाउंड को हील कर रहे हैं, हील करने के बाद उसको रिपेयर कर रहे हैं। अब जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों के अंदर हीलिंग की पावर जो है वो एज कंपेयर टू द ओल्डर वन ज़्यादा होती है। अगर एक बड़ा बुजुर्ग इंसान है, अगर वो कहीं नीचे गिर जाए या उसके कहीं फ्रैक्चर आ जाए कुछ है, तो उसको बहुत टाइम लगेगा हील होने में एज कंपेयर टू द चाइल्ड। तो ये सारा कुछ जो है वो हीलिंग एंड रिपेयरिंग के अंदर आता है कि हमारी बॉडी जो है वो लगातार कुछ ना कुछ इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये चीज़ चलती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक इसके अंदर आ रहा है, दैट इज अ मॉर्फोजेनेसिस। अब मॉर्फोजेनेसिस जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या होता है कि अब मॉर्फोजेनेसिस जो है ना, इसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल लेयर्स, ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये सारी टर्म्स क्या हैं, जर्मिनल लेयर्स क्या है, ऑर्गन्स क्या है, क्या हो गया ये, है ना। तो अब इसमें आप सबसे पहले बात करते हो जाइगोट की, ठीक है। अब जाइगोट हमें पता है कि जब एक स्पर्म और एग जुड़ेगा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पर्म और एग जुड़ेगा, इट विल फॉर्म्स अ जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट हम ये है कि हैप्लॉइड, ये भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जुड़े, तो एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ये जो है सेल एक तैयार हो गई, दिस इज वन सेल, दिस इज जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ की शुरुआत तो एक जाइगोट से हुई है, उसके बाद वो अपने अपने फॉर्म्स के हिसाब से उसकी जो शेप साइज वगैरह सब कुछ चेंज होता गया। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये जाइगोट ये बन गया। अब जाइगोट के अंदर डिवीजन हुई,
ठीक है। डिवीजन के बाद ये 2 ब्लास्टोमियर्स बन गए, फिर उसके बाद जो है इसी के अंदर और डिवीजन हुई तो 4 ब्लास्टोमियर बन गए, 8 बन गए, 16 बन गए। इस तरीके से क्या हुआ कि लगातार डिवीजन होती गई और एक सिंगल सेल जाइगोट जो है इट गेट्स कन्वर्टिंग इनटू अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। काफी ज्यादा सेल्स उसके अंदर आ गई, ब्लास्टोला बन गया। फिर गैस्ट्रोला के अंदर होता है बच्चे की जो जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। अब जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं? अब जैसे मान लो कि हमारी बॉडी है ना, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बाहर वाली साइड पे हम स्किन देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है ना, तो उसमें बाहर वाली साइड पे क्या हो गया, स्किन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर मसल्स हो गए, ये सारे मसल्स का पार्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके अंदर और इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये ऑर्गन्स हो गए, विसरल ऑर्गन्स हो गए। तो अब ये सारे के सारे, अब सेल्स तो यहाँ पे बन गई, ब्लास्टुला के अंदर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गए। अब वो जो सेल्स हैं वो अपने आप को अरेंज करती हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जैसे कुछ सेल्स बाहर वाली साइड पर अरेंज हो जाती हैं जो कि स्किन वाला पार्ट या आउटर कवरिंग पार्ट बनाती हैं, तो उस लेयर को आप नाम देते हो एक्टोडर्म का, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे ये मसल्स जो बनाते हैं वो होती है हमारी मीजोडर्म, ठीक है, ये मीजोडर्म हो गई। फिर उसके बाद जो हमारे ऑर्गन्स जो बना रही है वो हो गई हमारी एंडोडर्म। तो इस तरीके से ये जर्म लेयर्स जो हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब वो लाइफ उसकी स्टार्ट हो गई तो उसके अंदर वो अरेंज होती हैं। तो इस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा तैयार हो जाता है। तो दिस इज मॉर्फोजेनेसिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट है। नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि उसके मसल्स बनने हैं, ऑर्गन्स बनने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। तो अब ये एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया विद द हेल्प ऑफ विच वी आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। देन आफ्टर दैट बेटा जो थर्ड आपका पॉइंट आता है दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल जो है वो हर एक सेल का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और अगर एक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, अगर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो उस सेल को आप कंसीडर करते हो कि वो एक लिविंग सेल है, अदरवाइज वो सेल डेड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल हो गई है ना, उस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम हो गए, उन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पड़ा होता है, ठीक है। और डीएनए भी 2 फॉर्म का है, जेनेटिक मटेरियल 2 टाइप का है, वन इज योर डीएनए एंड सेकेंड इज योर आरएनए। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, सबके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। जबकि आरएनए जो है वो प्लांट वायरसेस के अंदर आप ज्यादातर देखते हो तो उनके अंदर प्रेजेंट होता है। वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर आरएनए है प्रेजेंट है। तो अब वायरस की भी मैं स्टोरी बताऊंगी कि क्या वायरस के अंदर क्या होता है। तो अब इसमें जो डीएनए है और आरएनए है ये दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया जेनेटिक मटेरियल। अब ये देखो कि इतनी छोटी सी सेल है जो कि आपको नजर भी नहीं आ रही है, माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाके उसको देखोगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, बड़ा कुछ होगा तब जाके आपको एक सेल जो है वो उसके इंटरनल ऑर्गेनेलिस बड़ा नजर आएगा, सारा कुछ है। तो एक छोटी सी सेल जिसको आप इतनी हाई मैग्निफिकेशन पावर के अंदर देख रहे हो, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस आ रहा है, फिर उसके अंदर जो है उसका डीएनए आ रहा है। तो इतना कुछ जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस तरीके से गुथा हुआ होगा, ये कह लो कि आप किस तरीके से वो बंधा हुआ होगा कि वो पैक है सारा कुछ। हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हम तक पहुंचने, वो सारा कुछ उस डीएनए के अंदर पैक्ड है, ठीक है। तो अब अगर एक लिविंग सेल की बात करो तो अगर आपको उसका डीएनए निकालना है या कुछ है तो वो अबाउट एक छोटी सी सेल के अंदर आप इतनी उसके अंदर से 6 फीट लंबा डीएनए जो है वो निकल के आ सकता है बाहर। इतनी ज़्यादा वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसकी इतनी ज़्यादा लेंथ है उस सेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल का पार्ट है कि हाँ भी जेनेटिक मटेरियल। और इसके अलावा काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे जेनेटिक मटेरियल को लेके ये होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा 99.9% डीएनए जो है दैट इज सेम। सभी जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम लोग तो कहते हैं कि भाई हमारे तो फेस, उससे फेस अलग हैं, हम लोग डिफरेंट हैं, सारा कुछ है, ठीक है। हमारे कुछ कैरेक्टर्स हमारे अपने पेरेंट्स के साथ मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमारे भाई बहनों के साथ मिलते हैं,
ठीक है, वो ठीक है। बाकी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक हमारी शक्लें तो अलग हैं, हम तो उसी बेस पे कहते हैं कि वी आर डिफरेंट, बट बायोलॉजिकली जो है हमारे केस के अंदर 99.9% जो डीएनए है वो सबका सेम है। सिर्फ 0.1 जो डिफरेंस है वो वाला डीएनए है जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं शक्ल वाइज, हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं 0.1%। अब जैसे मान लो किसी के कर्ली हेयर्स हैं, किसी के स्ट्रेट हेयर्स हैं, किसी के जो आई कलर है वो ब्राउन है, किसी का ब्लू है, तो दीज आर ऑल द वेरिएशंस, ठीक है। तो वो सारी की सारी वेरिएशंस जो हैं वो 0.1% पार्ट के अंदर ही छुपी हुई हैं, जिसकी वजह से वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इसके अलावा अगर हम अपने और जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जो हमारा जो रैट है, रैट के साथ हमारा 90% डीएनए मैच होता है, ठीक है। अब वही इसीलिए कई बार डायसेक्शन होते हैं या फिर चलो आजकल तो वो बैन है या सारा कुछ, बट इसके अलावा अगर कुछ भी मेडिसिन वगैरह बनाई गई है, कोई वैक्सीन है कुछ, उसको कहीं सबसे पहले ट्रीटमेंट जो उसका रैट्स के ऊपर किया जाता है या बाकी एनिमल्स के ऊपर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो रैट है उसका 90% डीएनए हमारे साथ मैच करता है। इसके अलावा हमारा जो चिंपैंजी है उसका 98% जो डीएनए है वो हमारे साथ मैच करता है, ठीक है। तो ये सारा जेनेटिक मटेरियल जो है, ये सारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर होता है, और सारा हम लोग जो है एक लिविंग सेल जो जिंदा है वो इसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही हमारी सेल लाइव होती है, राइट। अब उसके बाद जो सेकेंड जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया बच्चे, वो है अडेप्टेशन, ठीक। अब अडेप्टेशन क्या होती है? अडेप्टेशन होती है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, ये ना कि रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स सराउंडिंग, विद रिलेशन टू इट्स स्ट्रक्चर, बिहेवियर, फिजियोलॉजी, इन सब के वजह से। अब इसका अगर आप नॉर्मल एग्जांपल एक लेके चलते हैं कि जो आप डेली रूटीन में कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल कि आफ्टर डूइंग योर +1 +2 आप कहीं ना कहीं नीट के एग्जाम्स के बाद यू विल गो इनटू द हॉस्टल, तो हॉस्टल में जाके जब आप अपने आप को एडजस्ट करोगे अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से, दैट मीन्स कि यू गेट अडेप्टेड इनटू दैट एनवायरनमेंट, तो आपने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अडेप्टेशन में वही है कि जब हमने एडजस्टमेंट कर ली अपनी सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया अडेप्टेशन का। अब अडेप्टेशन स्ट्रक्चर वाइज, बिहेवियर वाइज, फिजियोलॉजी वाइज भी हम अडेप्ट करते हैं। तो जगह अगर बायोलॉजिकली देखो तो अडेप्टेशन जो है वो हमेशा यूजफुल होती हैं, ये हमेशा इनहेरिटेबल होती हैं। इनहेरिटेबल का मतलब है कि अगर एक अडेप्टेशन, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर एक माहौल के अंदर अडेप्ट कर गया है, अगर नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया है, तो वो अडेप्टेशन जो है वो आगे चल पड़ेगी, आगे उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगी। इस तरीके से आने वाले टाइम के अंदर जो है अडेप्टेशन कहीं ना कहीं एक एवोल्यूशन का पार्ट बन जाती है, एवोल्यूशन का बेस बन जाती है, ठीक है। अब जो अडेप्टेशन है वो दो टाइप की हो गई, कौन कौन सी है? वन इज योर शॉर्ट अडेप्टेशन, लॉन्ग अडेप्टेशन। अब इन सब के अंदर जो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन होती है, तो उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म का एग्जांपल आप लेके चलते हो, जैसे कि हिली एरियाज के अंदर लोग रहते हैं, है ना। आप देखते हो कि उनकी वो बड़ी फ्रेश सी स्किन लगती है, दे आर वेरी एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द प्लेन एरिया। जो हिली एरियाज़ के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चुस्त होते हैं, दुरुस्त होते हैं, पूरा हेल्दी होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनकी अडेप्टेशन है वो एक किस्म से, मतलब उनको ये कह लो कि उनके जैसे लिविंग वो है, जो RBCs का नंबर है वो ज़्यादा होता है कि वो अपने उसी माहौल के अंदर हैं, ठीक है। तो वो एक शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है, क्योंकि उसने अपने सराउंडिंग के हिसाब से उसको चेंज कर लिया। इसके अलावा जैसे इसका एक और एग्जांपल, आप टैनिंग का एग्जांपल ले सकते हो कि आप जो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है उसके अंदर जैसे मान लो कि आप धूप में ज़्यादा बाहर जा रहे हो तो हमारी स्किन जो है वो टैन कर जाती है, काली पड़ जाती है स्किन, है ना। तो वो सारा जो पार्ट है दैट इज अ शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन के अंदर आ गया कि हाँ भी थोड़े टाइम आपने बाहर गए, उसके बाद अगर आप घर पे रहना शुरू कर दिया या कुछ भी है तो वो मतलब स्किन फिर से साफ सुथरी हो जाएगी। जैसे कि आजकल लॉकडाउन के अंदर हो ही रहा है कि सारे लोग जो हैं घर पे बैठे हैं,
तो कहीं ना कहीं टैनिंग से बचे हुए हैं। इट्स एन एडवांटेज ऑफ लॉकडाउन। तो शॉर्ट टर्म में यही आ गया बच्चे कि एक तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ उसके लिए। दूसरे नंबर पे क्या है, टेम्परेरी बाय नेचर है, कुछ टाइम के लिए। जैसे ही आप कंडीशंस को चेंज करोगे अडेप्टेशन खत्म हो जाएगी। तो टैनिंग ऑफ स्किन है। हाँ, एक और एग्जांपल आप देखते हो हाइबरनेशन का। अब हाइबरनेशन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रॉग की बात करते हो, हाँ? आप देखते हो कि जो फ्रॉग है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर नज़र आएगा आपको, ना ही बहुत ज़्यादा आपको ठंड के अंदर नज़र आएगा। वो हमेशा जो रेनी सीजन है उसी दौरान ही नज़र आता है, क्योंकि उसका जो बॉडी का एनवायरनमेंट है वो उसी टाइम पे ही सेट रहता है। क्योंकि बेसिकली जो फ्रॉग हैं, लीजर्ड्स हैं, दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है, वो उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे मान लो आसपास का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से उनका चेंज हो गया। अगर मान लो कि जो फ्रॉग हैं अगर गर्मियों में बाहर निकल के आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मियों के अंदर या कुछ है, तो हो सकता है कि उनका आसपास के टेम्परेचर की वजह से उनका जो ब्लड है वो इवेपोरेट हो जाए। या अगर वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आ जाए तो हो सकता है उनका जो ब्लड है वो कर जाए, फ्रीज कर जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि इन चीज़ों से बचने के लिए ये जो एनिमल्स होते हैं दे गेट्स हाइबरनेट, या एस्टिवेशन भी होता है। एस्टिवेशन जो होता है वो समर स्लीप को बोलते हैं, हाइबरनेशन विंटर स्लीप को बोल रहे हैं। तो वो छुप जाते हैं कहीं ना कहीं। आप लीजर्ड्स को देखते हो, लीजर्ड्स जो हैं वो विंटर्स आने से पहले पहले थोड़ी, आप देखते हो थोड़ी मोटी हो जाती हैं, है ना, मोटी हो गई, फिर उसके बाद वो छुप जाती हैं। ड्यूरिंग विंटर्स वो नज़र ही नहीं आती क्योंकि वो विंटर स्लीप के अंदर चली गई। वो उनका एक शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन था कि उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया हाइबरनेशन, राइट। अब जो लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है, लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन जो है दैट इज अडेप्टेशन फॉर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में तो चलो हो गया कि टेम्परेरी था, रिवर्स कंडीशन हुई, सारा कुछ है। अब कई बार क्या होता है, कुछ अडेप्टेशंस ऐसी हैं जो एक उनके जीने का ही मुद्दा बन जाती हैं, स्ट्रगल के लिए बन जाते हैं कि उन्होंने को अपने, जैसे आपने जो है जिराफ का एग्जांपल पढ़ा एवोल्यूशन के उसके टॉपिक के अंदर, आप पढ़ोगे कि उसके अंदर जो पहले जिराफ होते थे, है ना, उनका जो साइज है वो बड़ा छोटा था। तो मतलब उस प्लेन एरिया के अंदर थे, तो जो उनका जो है प्लांट्स, जो उनका फूड था वो काफ़ी दूर दूर ऊपर ऊपर तक था। तो ऐसे गर्दन उठा उठा के खाते थे। तो जिसकी वजह से क्या था कि उनकी गर्दन, जो उनकी नेक थी वही लंबी हो गई। तो वो क्या हुआ, उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल किया, उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करके उस अडेप्टेशन को ले लिया। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन बन गए। तो अब इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, तो अब इसमें क्या है कि जो अडेप्टेशन हो गई उसकी, है ना, तो अब इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि वो म्यूटेट कर गया जेनेटिक मटेरियल उनका, क्योंकि म्यूटेट कर गया उस हिसाब से। फिर अब जो है इसमें दे आर इट्स परमानेंट बाय नेचर। ठीक है, और परमानेंट होने की वजह से एवोल्यूशन के अंदर एंटर कर गया। अब इसके अलावा और भी आप काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो, जैसे क्लॉज हैं डिफरेंट बर्ड्स के, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर अगर आप डक के देखो तो उनकी जो स्किन होती है, जो उनके वेब्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे वेब्ड फीट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे उनके पाँव हैं, डक के पाँव हैं। ठीक है, तो डक के पाँव के अंदर ऐसे एक पतली सी मेम्ब्रेन अगर आपने देखी होगी तो ऐसे करके उनके पाँव ऐसे होते हैं। तो वो क्यों है ऐसे, क्योंकि उनको पानी के अंदर रहना है। तो पानी के अंदर रहने की वजह से उनको अपने जो पानी है उसको पीछे की तरफ करना है, कुछ है। इसके अलावा बीक स्ट्रक्चर का आप एग्जांपल देखते हो कि लिविंग जितने भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर उनके फूड के हिसाब से उनके अंदर स्ट्रक्चरली चेंज आ चुके हुए हैं। जैसे ग्रेनिवोरस जो हैं, उन्होंने छोटी छोटी उनकी जो छोटी चिड़ियाँ होती हैं उनके देखते हो आप ग्रेन्स खाती हैं, तो वो चोंच उनकी छोटी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका क्रेन है ना, उसकी जो बीक है वो काफ़ी लंबी होती है। इसके अलावा जो है और लिविंग ऑर्गेनिक वुड पैकर है, वुड पैकर ने क्या करना है, वुड के अंदर जो है वो लगातार उसको खोलता रहता है या कुछ है, तो उसकी जो बीक है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप देखते हो जो कि लॉन्ग अडेप्टेशन बन चुकी हैं, और इसी की वजह से ही आगे जाके एक नया स्पीशीज तैयार हो जाता है। तो दिस इज द अडेप्टेशन। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आ जाता है दैट इज एवोल्यूशन।
अब एवोल्यूशन जो है, इट्स अ चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज ओवर द सेवरल जनरेशन विच रिलाई ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन बेटा क्या है कि जो नेचुरल सिलेक्शन होती है कि नेचर जो है वो खुद सिलेक्ट करती है किसी चीज को, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, है ना, स्ट्रक्चरली, बिहेवियर वाइज, फिजियोलॉजी वाइज सारा कुछ है, तो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेती है। और उसी नेचर सिलेक्शन की वजह से जो आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को चेंज कर जाते हैं, वो एक स्पीशीज ही नहीं तैयार हो जाती हैं कुछ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉमन सा एग्जांपल आप मॉस्किटोज का एग्जांपल देखते हो, तो मॉस्किटोज क्या है, मॉस्किटो पहले टाइम के अंदर क्या होता था कि हम लोग को छुआ छाप लगा रहे हैं, ठीक है, तो मॉस्किटोस मर गए। फिर उसके बाद धीरे 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 आप देखते हो कि रोज कुछ ना कुछ ऐड आ रहा होता है कि हाँ भाई ये वाला आप ऑल आउट लगाओ, उसकी ऐसी कंडीशन है तो मच्छर जल्दी मर जाएंगे, कुछ भी है। तो वो सारा कुछ क्या है कि जो मॉस्किटोस हैं वो रेजिस्ट कर चुके हैं, नेचर उनको सिलेक्ट कर चुकी है रेजिस्टेंस के लिए। अब जैसे जैसे हम लोग केमिकली अपना प्रोटेक्शन बढ़ा रहे हैं, जो मॉस्किटोस हैं वो उस हिसाब से रेजिस्ट होते जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी है। तो दिस इज द एवोल्यूशनरी पार्ट की एवोल्यूशन जो है वो इस तरीके से है। इसके अलावा अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करो, ह्यूमन बींग्स पहले टाइम के अंदर आदि मानव स्टाइल है ना सारा कुछ, तो धीरे 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 कितना चेंज आता जा रहा है। अब का जो टाइम है दैट इज टोटली केमिकल, आसपास हमारे केमिकल है, टेक्नोलॉजी है, तो हमारी इवोल्यूशन उस तरीके से हो चुकी है। अगर आप हॉर्स की बात करो तो हॉर्स का जो साइज है इस टाइम पे वो कितना बड़ा है ना, हाइट वाइज जो अच्छी वैरायटी के हॉर्सेस होते हैं तो उनका जो हाइट बहुत अच्छी होती है। बट अगर आप उसकी एवोल्यूशन की बात करो तो हॉर्स आज से काफी टाइम पहले जो था उसका जो साइज था वो जस्ट लाइक एन डॉग की तरह उसका साइज था। तो दिस इज आल्सो एन एवोल्यूशन। तो इस तरीके से एवोल्यूशन जो है वो चेंज होता जा रहा है, एवोल्यूशन की वजह से स्पीशीज के अंदर चेंज आता जा रहा है। तो ये भी एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर बिकमिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया एजिंग। अब देखो मैंने ये दो चीजें ऐसे लिखी हैं स्पेलिंग, तो फर्क कुछ नहीं है इनके अंदर, सेम है, मतलब भी इनका सेम है। बट कई बुक्स के अंदर ऐसे दिए हुए स्पेलिंग, कहीं में ऐसे दिए हुए, इसलिए क्योंकि ये बेटा जो है वो ब्रिटिश के हिसाब से है। ब्रिटिश डिक्शनरी के अंदर जो स्पेलिंग है वो इस तरीके से दिए जाएंगे और जो अमेरिकन डिक्शनरी है उसके अंदर इस तरीके से दिए जाएंगे, हालांकि मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है। तो अब एजिंग क्या होती है? एजिंग होती है जब हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो जब टाइम के हिसाब से डिटेरिएट होते जाएं, धीरे 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 खत्म होते जाएं, तो डिटेरिएशन हो रहा है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर, तो दैट इज द एजिंग, है ना। तो अब कब होता है कि एजिंग का, जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस आने शुरू हो गए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जैसे जैसे टाइम पास आगे आगे बढ़ता गया उस हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अब ये जो एज होती है, ठीक है, एज भी हमारी, आपको पता है दो टाइप की एज होती है। एक होती है हमारी बायोलॉजिकल एज और एक होती है क्रॉनिकल एज, ठीक है। अब ये क्या डिफरेंस आ गया? अब देखो जो क्रॉनिकल एज है बेटा वो तो वही सीधी कि हाँ भाई आपकी कितनी एज है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जिस दिन हमारा बर्थ हुआ उसके हिसाब से हम अपनी एज को कैलकुलेट करके बता देते हैं कि हमारी इतनी एज है। तो ये जो एज है दैट इज क्रॉनिकल एज, हमारी क्रॉनिकल एज होती है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ ईयर्स को काउंट कर सकते हैं। बट जो हमारी बायोलॉजिकल एज है वो कब से है? फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से लेके अप टू द डेथ, वो सारी बायोलॉजिकल एज के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो एजिंग इस हिसाब से, अगर हमने अभी पीछे बात की थी उसके जो भी टॉपिक पीछे बायोलॉजिकल एज और क्रॉनिकल एज, है ना, तो अभी ये एजिंग ही है। जैसे हाँ इसी टॉपिक के अंदर है कि जो एजिंग है ना बच्चे, वो ये कह लो कि हमारी जो एजिंग है वो जाइगोट से स्टार्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि भाई कहा तो जाता है कि हाँ भाई जब हमारे बाल सफेद हो जाएंगे ना, दांत झड़ जाएंगे, तो वही एक एजिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, एजिंग तो हमारी बाय बर्थ जब जाइगोट बना तब से स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि जैसे जाइगोट मैंने आपको बताया कि सिंगल सेल है,
उसके बाद एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है उस जायगोट का, है ना, तो वो तो अब जायगोट के लिए तो ये जो प्रोसेस यहाँ तक पहुँचना एजिंग का ही है कि उसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें वापस थोड़ी ना चली जाएंगी, वो तो आगे बढ़ गया ना। फिर उसके बाद एजिंग, फिर यहाँ से जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, धीरे धीरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी के पार्ट्स हैं, फिर सारा कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया है, कुछ भी है। तो दिस इज एजिंग। तो क्रॉनिकल एज and the biological age which starts from the zygote and chronical age which you can count in number of years, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। फिर उसके बाद जो लास्ट जो हमारा है दैट इज डेथ। अब डेथ तो है ही यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पैदा हुआ है उसको एक दिन तो जाना ही है, तो कोई भी बच नहीं सकता ऐसे। अब डेथ भी दो टाइप की होती हैं, एक क्लिनिकल एज एंड एक बायोलॉजिकल एज। अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, जो क्लिनिकल एज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब एक पर्सन की डेथ होती है तो उस टाइम पे उसके जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो मतलब ये कह लो कि क्लिनिकली डेथ का मतलब क्या हो गया कि जब उसका हार्ट बीट रुक गई, हार्ट बीट रुकने के बाद जैसे वो जो उसका ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट बीट रुक गई, तो वो पर्सन डेड क्लिनिकली डिक्लेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर गए, ठीक है, किडनीज ने काम करना बंद कर दिया, बाकी धीरे धीरे चलता गया। तो वहाँ पर जो डेथ है दैट इज क्लिनिकल डेथ। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप डॉक्टर बन जाओगे या कुछ भी है तो कई बार वो लिखते हैं कि हाँ भाई दिस पर्सन इज डेड क्लिनिकली, ठीक है। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल डेथ क्या है कि जिस टाइम पे सारे के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं तो उसके बाद बायोलॉजिकल डेथ आती है। तो इसीलिए जो है टाइम पीरियड दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ समबडी वांट्स टू डोनेट आईज ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो तो उसकी एक टाइमिंग होती है कि हाँ भी आफ्टर डेथ जो है वो इतने टाइम के अंदर आप डोनेट कर सकते हो ऑर्गन्स को, ठीक है। तो वो इसीलिए क्योंकि वो उसकी एक क्लिनिकल डेथ हुई है, वो क्लिनिकली उसके जो ऑर्गन्स हैं वो अभी भी थोड़े बहुत काम में हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल डेथ, जैसी क्लिनिकल डेथ पूरे ऑर्गन्स जो हैं वो धीरे धीरे अपना काम करना बंद करेंगे, उसके बाद 3 या 4 मिनट के बाद बायोलॉजिकल डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड निकल जाने के बाद जो डोनेटेड ऑर्गन्स हैं उनको दोबारा से रीयूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से डेथ की भी टाइप्स हो गई। फिर उसके बाद आ गया कि अब अगर मान लो कि डेथ हो गई तो उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना, नेचर ने अगर कुछ किया है तो उसका कुछ ना कुछ तो नेचर भी देखती है। जैसे इसमें इट्स अ मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल्स, ठीक है। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, उसकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है, पोटाशियम, कुछ भी जो उसके मिनरल्स हैं वो सारे के सारे सॉइल के अंदर जा रहे हैं। सॉइल से क्या है, प्लांट्स खींच रहा है उन सारे और उसको मिनरल्स को, है ना, उन सबको खींच रहा है। फिर उसके बाद जो है सारे प्लांट्स वो सारे तैयार हो रहे हैं आगे। तो सारा कुछ क्या है, दैट इज ऑल द बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसकी वजह से एक मेंटेनेंस ऑफ मिनरल्स जो है वो बना हुआ है, ये सारा कुछ है। तो ये सब कुछ जो है वो इन टॉपिक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने ये सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया, एक बार गो थ्रू हो गए, है ना, कि हाँ भी इसमें क्या क्या था, कैसे कैसे ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए अच्छे से। तो इसमें अब ये जो यहाँ तक आपका जो लिविंग पार्ट का फर्स्ट जो एक वो था टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड, वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब अगली वीडियो के अंदर हमने जो है वो पढ़ना है टैक्सोनॉमी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी। सेम चैप्टर चलेगा, सेम चैप्टर का ही अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से इसको पढ़ लो। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो यू कैन सब्सक्राइब सारा, है ना। तो ठीक है बेटा, ओके, बाय।